जय श्री कृष्ण। धार्मिक कथाएं चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो निश्चय ही आप अच्छे विचारों वाले और धर्म प्रेमी व्यक्ति हैं। हम इस चैनल पर रोजाना ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक धार्मिक कहानियां लाते हैं जो न केवल मन को छूती हैं बल्कि उच्च और सच्चे संदेश भी देती है। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़ जाएं इस सत्प्रेरणा की यात्रा में। जय श्री कृष्ण। राजधानी के प्राचीन दरबार में सुबह की सभा शुरू हो चुकी थी। राजा विक्रमदेव अपने सिंहासन पर बैठे थे, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में एक अलग सी बेचैनी। चारों ओर मंत्रियों और दरबारियों की हलचल थी, लेकिन राजा का ध्यान आज केवल एक ही विषय पर केंद्रित था। राज्य पिछले कुछ महीनों से व्यापार में गिरावट आ रही खबरें मिल रही थीं कि कुछ व्यापारी अनुचित लाभ के लिए जनता से अधिक मूल्य वसूल रहे हैं और करों में भी चोरी कर रहे हैं। राजा ने सभा में ऊंची आवाज में कहा, हमारे राज्य का मूल आधार न्याय और सत्य है। यदि कोई इन मूल्यों को तोड़ेगा तो यह हमारे राज्य के लिए कलंक होगा। सभा में उपस्थित एक मंत्री धीरे से बोला, महाराज, एक व्यापारी के बारे में प्रमाण मिले हैं कि वह जनता को ठग रहा है, किंतु वह व्यापारी अत्यंत प्रभावशाली है और कई दरबारियों से उसके गहरे संबंध हैं। राजा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, नाम बताओ। मंत्री ने धीरे से कहा, नाम है सोमदत्त। सभा में हलचल मच गई। सोमदत्त का नाम सुनते ही कई दरबारी इधर उधर देखने लगे। सोमदत्त केवल व्यापारी ही नहीं बल्कि दरबार का नियमित दानदाता और कई राजकीय आयोजनों का प्रायोजक भी था। राजा ने तुरंत आदेश दिया, उसे दरबार में बुलाओ। कुछ ही देर में सोमदत्त दरबार में पहुंचा। वह रेशमी वस्त्रों में लिपटा, गले में सोने की मोटी चेन और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए खड़ा हो गया। महाराज, आपका आशीर्वाद। क्या आदेश है? राजा ने सीधे स्वर में पूछा। क्या यह सत्य है कि तुम वस्तुओं के मूल्य बढ़ाकर जनता से अनुचित लाभ कमा रहे हो और कर चोरी कर रहे हो? सोमदत्त ने हल्की हंसी के साथ कहा, महाराज, यह व्यापार है और व्यापार है नहीं। जहाँ तक कर का प्रश्न है, मेरे सभी हिसाब किताब दर्ज है। सभा में मौजूद कुछ दरबारी हाँ में सिर हिलाने लगे। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, सत्य अपने आप को बचा सकता है, लेकिन झूठ को सहारा चाहिए। कल प्रातः तुम अपने सभी व्यापारिक रजिस्टर और प्रमाण लेकर आओ। सभा समाप्त हुई। सभी दरबारी चले गए, लेकिन एक व्यक्ति वहीं रुका रहा। वह था चंद्रपाल, एक युवा व्यापारी जो अपने ईमानदारी के लिए जाना जाता था। चंद्रपाल धीरे से राजा के पास आया और बोला, महाराज, यदि आप अनुमति दे तो मैं आपको सोमदत्त के छल का प्रमाण दे सकता हूँ। राजा ने ध्यान से उसकी ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें पता है सत्य बोलने की कीमत क्या होती है? चंद्रपाल ने बिना डरे उत्तर दिया, हाँ महाराज, किंतु झूठ को मौन से शक्ति मिलती है। यदि कोई विभीषण बनकर भी अधर्म के विरुद्ध खड़ा नहीं होगा तो राम की विजय कैसे होगी? राजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ठीक है चंद्रपाल, कल तुम्हें भी सभा में बुलाया जाएगा। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे साथ लाना। चंद्रपाल ने प्रणाम किया और बाहर निकल गया, पर बाहर निकलते ही उसे लगा कि कुछ दरबारियों की निगाहें उस पर ठहरी हुई हैं, जैसे उसके हर कदम पर नजर रखी जा रही हो। उस रात चंद्रपाल के घर के पास एक छायामय आकृति दिखाई दी और अगले ही क्षण अंधेरे में उसके आंगन से किसी के कदमों की आहट आई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही राजधानी के लोग दरबार के बाहर इकट्ठा होने लगे। आज की सभा में कुछ बड़ा होने वाला है, यह खबर पूरे नगर में फैल चुकी थी। दरबार के भीतर राजा विक्रमदेव अपने स्थान पर बैठ चुके थे। उनके सामने दो स्थान खाली रखे गए थे, एक सोमदत्त के लिए और एक चंद्रपाल के लिए। सभा के द्वार पर सबसे पहले सोमदत्त आया। उसके चेहरे पर अब भी वही आत्मविश्वास था। रेशमी अंगवस्त्र, चमकते आभूषण और 4 अनुचर उसके साथ। वह भीतर आकर सीधे राजा के सामने झुक गया। महाराज, जैसा आदेश दिया था, मेरे सभी हिसाब किताब और रजिस्टर में साथ लाया हूँ।
राजा ने हल्की सिर हिलाकर संकेत किया, उन्हें मंत्रीगण देखेंगे। इसके कुछ ही पल बाद चंद्रपाल दरबार में प्रवेश कर गया। वह सादे वस्त्रों में था, हाथ में केवल एक कपड़े में बंधा थैला। उसकी चाल में दृढ़ता थी, लेकिन आंखों में यह साफ झलक रहा था कि वह जानता है यह रास्ता आसान नहीं है। राजा ने कहा, चंद्रपाल, जो कहना है सबके सामने कहो। चंद्रपाल ने कपड़े का थैला खोला और उसमें से कुछ पर्चियां और पत्र निकाले। महाराज, यह वे प्रमाण हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि सोमदत्त ने कई बार कम वजन का माल ऊंचे दाम पर बेचा है और कर विभाग को झूठे आंकड़े दिए हैं। सोमदत्त बीच में बोल पड़ा, यह सब झूठ है। यह व्यक्ति मुझसे ईर्ष्या करता है और मेरे व्यापार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। चंद्रपाल ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, ईर्ष्या की आग कभी सत्य को जन्म नहीं देती। यह सारे प्रमाण नगर के कई ग्राहकों और गवाहों की लिखित शिकायतों के साथ हैं। दरबार में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कुछ दरबारी सोमदत्त के पक्ष में तो कुछ चंद्रपाल के पक्ष में बात करने लगे। राजा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। विभीषण ने भी रावण के दरबार में सत्य कहा था और उसके अपने भाई ने उसे अपमानित किया, किंतु इतिहास ने सिद्ध किया कि धर्म का साथ देने वाला ही सच्चा विजेता होता है। राजा ने मंत्री को आदेश दिया, इन प्रमाणों की तुरंत जांच की जाए और जब तक परिणाम न आ जाए सोमदत्त के सभी व्यापारिक कार्य रोक दिए जाएं। सोमदत्त का चेहरा लाल हो गया। उसने क्रोध से चंद्रपाल को देखा और धीरे से कहा, तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। चंद्रपाल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, परिणाम से डरकर अगर कोई मौन हो जाए तो अन्याय हमेशा जीतता है। सभा समाप्त हो गई। बाहर आते ही चंद्रपाल को महसूस हुआ कि लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। कुछ उसकी ईमानदारी की प्रशंसा कर रहे थे तो कुछ उसे मूर्ख कह रहे थे कि उसने इतने शक्तिशाली व्यापारी से टक्कर ले ली। लेकिन उस रात उसके दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी और जब उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक मोमबत्ती जलती हुई पड़ी थी और उसके नीचे एक कागज जिस पर लिखा था, तुम्हारा सच अब तुम्हारे लिए खतरा बन चुका है। अगली सुबह चंद्रपाल ने वह कागज राजा को दिखाया। राजा ने ध्यान से पढ़ा और गहरी आवाज में कहा, यह सिर्फ धमकी नहीं, यह एक संकेत है कि सच बोलने वालों को डराकर चुप कराने की कोशिश होगी। मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, हमें चंद्रपाल की सुरक्षा करनी होगी। सोमदत्त के पास बहुत धन और लोग हैं, वह किसी भी हद तक जा सकता है। राजा ने सिर हिलाया, सत्य की रक्षा करना भी राजधर्म है। चंद्रपाल के साथ हमारे सैनिक रहेंगे। चंद्रपाल ने कहा, महाराज, मैं आपकी कृपा मानता हूँ, लेकिन यह लड़ाई मैं डरकर नहीं लड़ना चाहता। अगर मेरी रक्षा सैनिक करेंगे तो लोग कहेंगे कि मैं राजशक्ति के सहारे सच बोल रहा हूँ। राजा ने उसकी ओर देखा, तुम्हारा साहस विभीषण की तरह है, पर याद रखो, विभीषण के साथ राम की सेना थी, तभी सत्य की विजय हुई। अकेला योद्धा चाहे कितना भी सच्चा हो, धर्म युद्ध जीतने के लिए साथ चाहिए। दरबार में अचानक द्वारपाल ने प्रवेश किया और घोषणा की, महाराज, सोमदत्त के गोदाम से अजीब सी गंध आ रही है और अंदर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें भी सुनी गई हैं। राजा तुरंत उठ खड़े हुए, हम अभी वहीं चलेंगे। सभी दरबारी, सैनिक और चंद्रपाल राजा के साथ सोमदत्त के गोदाम पहुँचे। बाहर भारी ताला लगा था। सैनिकों ने ताला तोड़ा और भीतर प्रवेश किया। अंदर का दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। एक कोने में कई मजदूर बंधे हुए थे, उनके हाथ पांव रस्सियों से कसकर जकड़े हुए थे। पास ही सड़े हुए अनाज के बोरे और महंगे मसालों के थैले रखे थे, जिनके ऊपर नकली मुहर लगी थी। राजा ने क्रोध से सोमदत्त की ओर देखा, यह क्या है? और ये मजदूर शायद सच बताने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए इन्हें कैद कर लिया गया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, मजदूरों को तुरंत मुक्त करो और सोमदत्त को हिरासत में लो। सभा में लौटकर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, आज हमने यह देख लिया कि लोभ का अंत हमेशा विनाश होता है। जो व्यापारी अपने लाभ के लिए जनता को छलता है, वह रावण के उस घमंड से भिन्न नहीं जिसने लंका को जलवा दिया। सोमदत्त को जेल भेज दिया गया, लेकिन राजा जानते थे सिर्फ एक व्यापारी को दंडित करना पर्याप्त नहीं, क्योंकि हर युग में नए रावण जन्म लेते हैं और उन्हें हराने के लिए
नए विभीषण भी खड़े होने चाहिए। उस रात चंद्रपाल अपने घर में शांत बैठा था जब एक अनजान दूत ने आकर धीरे से कहा, चंद्रपाल जी, कोई आपसे गुप्त रूप से मिलना चाहता है। वह कहता है उसके पास भी ऐसा सच है जो पूरे राज्य को हिला देगा। चंद्रपाल ने दूत की ओर ध्यान से देखा। कौन है वह व्यक्ति? दूत ने धीरे से उत्तर दिया, वह अपना नाम अभी प्रकट नहीं करना चाहता। कहता है यदि उसकी पहचान खुली तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। वह चाहता है कि आप अकेले उससे मिले। चंद्रपाल ने क्षण भर सोचा, कहाँ मिलना चाहता है? नगर के बाहर पुरानी बावड़ी के पास। आज रात दूत चला गया। चंद्रपाल के मन में संदेह और जिज्ञासा दोनों थे, परंतु सत्य के प्रति उसका आग्रह उसे रोक नहीं सका। उसने अपने विश्वसनीय सेवक को घर संभालने का आदेश दिया और स्वयं चुपचाप नगर से बाहर निकल पड़ा। पुरानी बावड़ी तक पहुंचते ही उसने देखा चारों ओर सन्नाटा, केवल टिमटिमाती मशालों की हल्की रोशनी। पानी में चांद का प्रतिबिंब कांप रहा था। अचानक अंधेरे से एक दुबला पतला आदमी बाहर आया। उसका चेहरा आधा कपड़े से ढका। उसने फुसफुसाते हुए कहा, चंद्रपाल जी, आप अकेले आए हैं? अच्छा किया, मेरे पास वह सच है जो न सिर्फ सोमदत्त बल्कि दरबार के कुछ बड़े लोगों को भी बेनकाब कर देगा। चंद्रपाल ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन लोग और यह सच क्या है? आदमी ने कपड़े में लिपटा एक बंडल उसकी ओर बढ़ाया। इनमें दस्तावेज और मुहरें हैं जो साबित करते हैं कि राज्य के अनाज भंडार से चुपचाप माल गायब किया जाता है और काले बाजार में बेचा जाता है। चंद्रपाल ने दस्तावेज लेते हुए कहा, यह किसने किया है? आदमी ने चारों ओर देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। कुछ मंत्री और कुछ व्यापारी मिलकर। सोमदत्त तो बस उनकी शतरंज का एक मोहरा था। अचानक पीछे झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। आदमी घबराकर बोला, हमें देर हो गई है, वे लोग यहाँ आ गए हैं। चंद्रपाल ने मुड़कर देखा, 4 हथियारबंद व्यक्ति मशालों के साथ तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे। आदमी ने फुसफुसाया, दस्तावेज बचा लेना, अगर मैं न रहूं तो इन्हें राजा तक पहुंचा देना। इतना कहकर उसने चंद्रपाल को बंडल थमाया और विपरीत दिशा में दौड़ पड़ा। पीछा करने वाले 2 लोग उसके पीछे भागे, जबकि बाकी 2 ने चंद्रपाल को घेर लिया। दस्तावेज दे दो, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। चंद्रपाल ने दृढ़ स्वर में कहा, सत्य किसी एक इंसान के साथ नहीं मरता, लेकिन जो इसे दबाने की कोशिश करते हैं वे इतिहास में अपराधी कहलाते हैं। इसके बाद तलवारें चमकी और रात के सन्नाटे में धातु के टकराने की आवाज गूंजने लगी। नगर में उसी समय राजा विक्रमदेव अपने कक्ष में अचानक जाग उठे। उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी पर बड़ा संकट आने वाला हो। चंद्रपाल ने पूरी ताकत से वार झेला और एक हमलावर को पीछे धकेल दिया। दूसरे ने तेजी से तलवार चलाई, लेकिन उसने झुककर बचते हुए अपने चारों ओर फैली धूल हवा में उछाल दी। एक क्षण के लिए दोनों हमलावरों की आंखें बंद हो गईं और उसी मौके का फायदा उठाकर वह बंडल अपनी कमर में कसकर बांधते हुए दौड़ पड़ा। पुरानी बावड़ी से नगर की ओर जाने वाली पगडंडी सुनसान थी। चांद की रोशनी में पेड़ों की परछाइयां अजीब आकृतियां बना रही थी। पीछे से कदमों की आवाज लगातार तेज हो रही थी। एक मोड़ पर अचानक वह ठिठक गया। सामने नगर के फाटक पर ताला लगा हुआ था। रात्रि प्रहरी दूर चौकी में सो रहा था। चंद्रपाल ने पत्थरों से बने पुराने सीढ़ीनुमा हिस्से पर चढ़कर किले की दीवार के संकरे छेद से भीतर कूदने का जोखिम लिया। गिरते ही उसके घुटने में चोट लगी, लेकिन उसने दस्तावेजों को छूकर देखा, वे सुरक्षित थे। वह सीधा अपने घर नहीं गया, सबसे पहले मंदिर पहुंचा और दस्तावेज शिवलिंग के पास छिपा दिए। धीरे से बुदबुदाया, देव, अगर मैं इनका सत्य दरबार तक न पहुंचा सका तो कोई और पहुंचा दे। उसी समय मंदिर के द्वार पर भारी कदमों की आवाज आई। चारों ओर देखा तो एक लंबा चौड़ा व्यक्ति खड़ा था। राजा विक्रमदेव के निजी अंगरक्षक वीरभद्र। चंद्रपाल, महाराज ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। राजमहल पहुंचते ही राजा ने पूछा, तुम कहाँ थे और यह खून तुम्हारे हाथ पर कैसे? चंद्रपाल ने गहरी सांस ली। महाराज, आज रात मुझे ऐसे प्रमाण मिले हैं जो दिखाते हैं कि सोमदत्त के पीछे और भी लोग हैं।
राज्य के भीतर ही। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, कौन लोग? चंद्रपाल ने उत्तर दिया, महाराज, यह कहने से पहले मुझे लगता है आपको यह देखना चाहिए। वह वीरभद्र के साथ वापस मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के पास से बंडल निकालकर राजा को सौंप दिया। राजा ने उसे खोला। अंदर मुहरबंद पत्र, खातों की किताबें और काले बाजार में बिकी सामग्री की रसीदें थीं। राजा की भौहें सिकुड़ गई। ये मुहर हमारे ही दरबार के 3 मंत्रियों की है। मंत्रीगण में से एक, जो वहीं उपस्थित था, हड़बड़ाकर बोला, महाराज, यह षड्यंत्र है, यह सब झूठा है। राजा ने कठोर स्वर में कहा, इतिहास ने सिखाया है कि जब विभीषण ने रावण को सत्य कहा, पर रावण ने उसे धोखा कहा, पर अंत में सत्य ही लंका पर विजय लाया। दरबार में सन्नाटा छा गया, लेकिन राजा जानते थे इन मंत्रियों को सीधे दंडित करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पीछे वो ताकत थी जो खुले युद्ध से नहीं बल्कि छाया से वार करती थी। और उसी रात राजमहल की छत पर एक नकाबपोश खड़ा था, जिसकी आंखें दूर चंद्रपाल के घर की ओर टिकी थीं। उसके हाथ में एक ज्वलंत तीर था और वह सीधे उस ओर निशाना साध रहा था। रात का सन्नाटा अचानक भयानक लगने लगा। चंद्रपाल अपने घर में दीपक जलाकर बैठा ही था कि बाहर से एक तेज सीटी की आवाज आई। उसने खिड़की से झांका। अंधेरे में सिर्फ हल्की सी चमक दिखी और अगले ही क्षण जलता हुआ तीर उसकी छत पर आ गिरा। लकड़ी और घास के हिस्से तुरंत आग की लपटों में बदल गए। चंद्रपाल ने बिना देर किए पानी के घड़े उठाए और आग बुझाने लगा, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि उसने पड़ोसियों को पुकारा, पानी लाओ जल्दी। पड़ोसी दौड़े, बाल्टियां भर भर कर पानी डाला गया और काफी कोशिश के बाद आग काबू में आई। लेकिन जब वह छत पर गया तो एक टूटा हुआ तीर उसके पैरों के पास पड़ा था। तीर की नोक पर वही विशेष निशान जो राजा की निजी तीरंदाजी इकाई के पास होता था। उसका दिल धक से रह गया। क्या यह हमला महल के अंदर से हुआ है? सुबह होते ही वह राजा विक्रमदेव के पास पहुंचा और तीर उनके सामने रख दिया। राजा ने तीर को पलटकर देखा और उनके चेहरे पर कठोरता आ गई। यह तीर हमारे शस्त्रागार से ही लिया गया है। चंद्रपाल ने पूछा, तो फिर महाराज, क्या इसका मतलब है कि इस षड्यंत्र में आपके अपने लोग शामिल हैं? राजा ने गहरी आवाज में कहा, सत्य बोलने का साहस केवल दुश्मनों से नहीं, अपने भीतर के विश्वासघात से भी टकराता है। राजा ने आदेश दिया, पश्चिमी द्वार के सभी पहरेदारों को हिरासत में लो और किले के हर कोने की तलाशी लो। तलाशी में महल के एक परित्यक्त हिस्से में गुप्त सुरंग का पता चला। सुरंग सीधा नगर के बाहर पुराने खंडहरों तक जाती थी। राजा ने चंद्रपाल से कहा, यदि यह सुरंग काम में ली गई है तो इसका मतलब है कि हमला महल की ही छाया से आया है। चंद्रपाल ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, विभीषण ने भी लंका के अंदर छिपे षड्यंत्र का खुलासा किया था, लेकिन रावण ने उसे अपमानित किया। आपके सामने वही अवसर है, आप सत्य को अपनाएं या उसे दबा दें। राजा ने उसकी आंखों में सीधा देखा। मैं सत्य का चयन कर चुका हूँ चंद्रपाल, लेकिन सच की तलवार जितनी पैनी होती है उतना ही खून बहाती है, और वह खून दुश्मन का भी हो सकता है, अपने का भी। महल के प्राचीन गलियारों में हवा की सरसराहट गूंज रही थी। कहीं दूर वही नकाबपोश व्यक्ति किसी अंधेरे कक्ष में बैठा नक्शा देख रहा था। नक्शे पर महल, चंद्रपाल का घर और राजा का कक्ष लाल निशान से चिन्हित थे। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। अब अगला वार दोनों पर एक साथ होगा। अगली सुबह महल में असामान्य हलचल थी। राजा विक्रमदेव ने गुप्त सभा बुलाई, जिसने केवल सबसे विश्वसनीय योद्धा और चंद्रपाल उपस्थित थे। राजा ने नक्शा मेज पर फैलाते हुए कहा, हमारे पास समय कम है, दुश्मन अगला वार एक साथ करेगा, मुझ पर और चंद्रपाल पर। चंद्रपाल ने आगे झुककर कहा, महाराज, यह हमला रोकना तभी संभव है जब हम उन्हें यह यकीन दिलाएं कि हम अनजान हैं। वीरभद्र ने आश्चर्य से पूछा, मतलब? चंद्रपाल ने जवाब दिया, हम एक दिखावटी कमजोरी दिखाएंगे ताकि वे वार करने बाहर आएं, तभी हम उन्हें पकड़ पाएंगे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यह जोखिम भरा है, लेकिन यही मौका है। योजना के अनुसार अगले दिन महल में यह खबर फैलाई गई कि राजा बीमार है और दरबार नहीं लगा पाएंगे।
चंद्रपाल के घर के बाहर से पहरा भी हटा लिया गया, मानो वह असुरक्षित हो। रात का समय, आसमान में बादल घिरे थे, बिजली चमक रही थी। महल के उत्तर दरवाजे के पास एक परछाई धीरे धीरे भर रही थी। वही नकाबपोश व्यक्ति जिसके पीछे 3 सशस्त्र साथी थे। दूसरी ओर चंद्रपाल के घर की तरफ से भी 3 नार चंद्रपाल के घर की, लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, अचानक मशालें जल उठीं और तलवारों की चमक ने अंधेरा चीर दिया। घेर लो इन्हें, वीरभद्र की आवाज गूंजी। चंद्रपाल के घर के पास भी ऐसा ही हुआ। छतों से तीरंदाजों ने रास्ता रोक लिया। कुछ ही पलों में हमलावरों को काबू में कर लिया गया। जब नकाबपोश का चेहरा हटाया गया, दरबार में मौजूद लोग स्तब्ध रह गए। वह कोई और नहीं बल्कि राज्य का सेनापति रुद्रसेन था। राजा विक्रमदेव की आंखें गुस्से से जल उठीं। रुद्रसेन, तुम? रुद्रसेन ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप समझते हैं कि सच और नीति से राज चलता है, लेकिन असली राज चलता है। मैं वही ताकत बनने जा रहा था, अगर ये व्यापारी बीच में न आता। चंद्रपाल ने शांत स्वर में कहा, सत्य को हराने की कोशिश करने वाले खुद इतिहास में मिट जाते हैं। राजा ने आदेश दिया, रुद्रसेन और उसके साथियों को कारागार में डालो और भोर होते ही इनके अपराधों का ऐलान पूरे नगर में किया जाए। महल की ऊंची मीनार से सुबह का सूरज झांक रहा था, लेकिन चंद्रपाल के मन में एक सवाल अब भी बाकी था। क्या यह षड्यंत्र यहीं खत्म हुआ, या इसके पीछे कोई और परछाई अब भी बाकी है? भोर की पहली किरण के साथ ही नगर के चौक में भीड़ उमड़ आई थी। राजा विक्रमदेव स्वयं ऊंचे आसन पर खड़े थे और रुद्रसेन तथा उसके साथियों को लोहे की जंजीरों में बांधकर लाया गया। वीरभद्र ने नगरवासियों को ऊंची आवाज में ऐलान किया, इन लोगों ने राज्य और महाराज के विरुद्ध षड्यंत्र रचा, अपने स्वार्थ के लिए जनता को खतरे में डाला और दुश्मनों को सहायता दी। भीड़ में आक्रोश था, लोग पत्थर उठाने लगे, लेकिन राजा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। न्याय केवल क्रोध से नहीं, सत्य से होता है। फिर उन्होंने सभा को संबोधित किया, इतिहास में विभीषण ने रावण को सत्य बताया और अपमान सहा, लेकिन अंततः लंका का उद्धार हुआ। आज चंद्रपाल ने भी वैसा ही साहस दिखाया। सत्य का मार्ग कठिन है, लेकिन यही वह मार्ग है जो हमें अंधकार से बाहर लाता है। चंद्रपाल ने झुककर प्रणाम किया, महाराज, मेरा कर्तव्य केवल इतना था कि मैं सत्य को छिपने न दूं। सभा समाप्त होते ही रुद्रसेन और उसके साथी कारागार ले जाए गए, लेकिन उसी समय महल के एक कोने में बैठा एक वृद्ध दरबारी धीमी हंसी हंस रहा था। उसने पास खड़े अपने शिष्य से कहा, राजा को लगता है कि यह खेल खत्म हो गया है, असली मोहरा तो अभी चला ही नहीं। महल के बाहर चंद्रपाल अपने घर की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में एक बुजुर्ग साधु ने उसे रोका, पुत्र, सावधान रहो, छाया की जड़ें गहरी हैं और जब तक उन्हें उखाड़ा नहीं जाता अंधेरा लौट आता है। चंद्रपाल ने साधु की आंखों में देखा, वे आंखें जैसे सब कुछ जानती हो। क्या आप बता सकते हैं कि यह षड्यंत्र कहाँ तक फैला है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ बातें समय ही बताता है और समय का पहिया अब तेज घूमने वाला है। उस रात महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक काला बाज बैठा था। उसके पैर में एक छोटा सा कागज बंधा था। बाज अचानक उड़ान भरते हुए उत्तर दिशा की ओर चला गया और कागज पर केवल 3 शब्द लिखे थे, अगला लक्ष्य राज सिंहासन।